हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे चैप्टर रेशियो एनालिसिस गुणोत्तर विश्लेषण। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। आज हम इस चैप्टर का फर्स्ट प्रैक्टिकल सम्स सीखने वाले, तो हम स्टार्ट लेटेस्ट सम्स के से ही करने वाले। जो जनवरी 2024 में इस चैप्टर का जो 14 मार्क का जो सम्स पूछा गया था, आज हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले। गुजराती इंग्लिश दोनों में ही मैं आपको समझाने वाला हूँ। बोलना चाहूँगा इससे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मेट को लेकर एक वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें इस चैप्टर में आने वाले 20 से 22 जो फॉर्मूले वो डिटेल में एक्सप्लेन किए गए। इसलिए रिक्वेस्ट है ये वाला वीडियो पहले जरूर दिखे, क्योंकि आपको फॉर्मूले पता रहेंगे तो सम्स आपको इजीली समझ में आएगा। इसलिए ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए अब सम्स की बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सम्स को समझते हैं पहले कि क्या दिया गया, हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देख रहे होंगे यहाँ पे एक ही कंपनी चिंतन लिमिटेड का हमको बैलेंस शीट पाकुस रिव्यू दिया गया, जहाँ पर 2 साल का डेटा दिया गया है। एक 2022 का दिया गया, 2023 का दिया गया। मतलब दो हमको आंसर फाइंड आउट करने रहेंगे। एक ही रेशियो में दोनों आंसर निकालने होंगे दोनों साल के। तो हमको जो नीचे बताया गया टोटल 6 हमको रेशियो गुणोत्तर फाइंड आउट करने हैं, जो हमको दोनों साल के फाइंड आउट करेंगे। 2022 का भी करना है, 2023 का भी करना रहेगा। साथ साथ में हमको क्या करना है, कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, मतलब तुलनात्मक विश्लेषण करके बताना है, अर्थघटन करना है कि पिछले साल से इस साल का जो हमारा रेशियो के थ्रू हमें पता करना है कि इस कंपनी इस बिजनेस की कंडीशन कैसी है। तो ये हमको थोड़ा बहुत अर्थघटन भी देना है। तो चलिए, आई होप आपने फॉर्मूला वाला वीडियो देखा होगा। तो जल्दी से हम सम्स स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक हमें सारी एंट्री जो चाहिए हमें सम्स के लिए, वो सारी हमको बैलेंस शीट में दे के रखी हुई है। कुछ मिसिंग रहेगा तो हम फाइंड आउट सम्स में कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, करंट रेशियो चालू गुणोत्तर बोला गया है। स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइड में क्या आता है, करंट लायबिलिटी। चालू गुणोत्तर का फॉर्मूला है चालू मिलकत भाग्या चालू देवा। अब करंट एसेट्स में क्या क्या आता है वो मैंने डिटेल में फर्स्ट वाले वीडियो में आपको समझा है, इसलिए वो जरूर देखिए। बट इस सम्स में ईजी है क्योंकि हमको डायरेक्ट एक कैटेगरी बना के शीर्षक के अंदर बता दिया गया है। करंट एसेट्स के अंदर सारे नाम दे के रखे हुए, जो डेटर्स होता है, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, सारे के सारे दे रखे। सारे के हमको आपको डायरेक्ट टोटल ही कर देना है, क्योंकि टाइटल में ही बता दिया कि करंट एसेट्स ये है, चालू मिलकत हमें बता दी गई। तो सिंपल सी बात है, हमको खाली क्या करना है, इन सारे की सारी मिलकतों का टोटल करना रहेगा। दोनों साल का सॉल्व करना है, तो ध्यान दीजिएगा। और साथ साथ में करंट लायबिलिटी की अगर बात करें तो देखिए ऊपर हेडिंग में करंट लायबिलिटी हमको दे के रखी हुई है, लेनदार, देवी हुंडी, बैंक ओवरड्राफ्ट और नहीं चुकवेल खर्च। तो चारों के चारों क्या करना है, हमको प्लस कर देना है। तो देखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम 2022 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो उसकी करंट एसेट्स कितनी आएगी। तो चारों का क्या कर रहे हैं हम लोग, टोटल कर रहे हैं। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे 5 है, तो 5 का टोटल करेंगे तो हमको मिलेगा 3,30,000। एंटर देखिएगा, मैं आपको विश्लेषण भी समझाऊंगा कि कैसे दिया जाता है। डिवाइड में क्या है, करंट लायबिलिटी। तो इसी साल की करंट लायबिलिटी ऊपर दे रखी है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 इन चारों का क्या कर दीजिए टोटल। आप कैलसी जरूर लेके बैठिएगा। तो टोटल आएगा 1,10,000। ठीक है। अब इसी तरह सेकंड हमारा 2023 का भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, फिर साथ में सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो 2023 का भी हमको साइड में दे के रखा हुआ है, तो वही की वही हमारी मिलकत है, बिल्कुल सेम टू सेम। बस ये टोटल कर लीजिए जो हमें बताया गया, 5 का हम टोटल कर रहे हैं, तो यहाँ पर मिलेगा 3,60,000। दूसरे साल की जो चालू मिलकत है 3,60,000 है। वहीं पर उसका देवा है जो लायबिलिटी ऊपर जो हमें बताया गया, चारों के चार यहाँ पर देवा लायबिलिटी को हम प्लस कर देंगे, तो हमारा आएगा 1,80,000। क्या करना है, सिंपल सा डिवाइड का ही करना है। तो यहाँ डिवाइड करके 3 आ रहा है, यहाँ डिवाइड करके 2 आ रहा है। आपको पता है करंट रेशियो के अंदर आंसर में आपको जैम करके 1 लिखना रहता है। आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक फॉर्मूले के आंसर में हम उसका एंडिंग कैसे करते हैं। कहीं पर परसेंट आ रहा है, कहीं पर टाइम्स आ रहा है, कहीं पर इस तरह से जैम करके 1 लिखा जाता है। अब इसका विश्लेषण जो है मैं आपको लास्ट में सबका बताऊंगा, ठीक है। जैसे आपको लिखना एक एक निकालने के बाद उसका विश्लेषण अर्थघटन आपको लिखना ही है, एनालिसिस, बट आपको एंड में बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा। शॉर्टकट में मैं आपको बता दूंगा। आई होप ये आपको फॉर्मूला फाइंड आउट करना पता चला होगा। नॉर्मल ईजी सा देख के रखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते सेकंड जो रेशियो में मांगा गया वो है हमारा लिक्विड रेशियो प्रवाही गुणोत्तर। इसका फॉर्मूला बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है। हमारा जो फॉर्मूला है करंट रेशियो के जैसा ही है। जो फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स डिवाइड में क्या है, लिक्विड लायबिलिटी। प्रवाही गुणोत्तर बराबर प्रवाही मिलकत भाग्या प्रवाही देवा। तो आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि प्रवाही जो होता है लिक्विड कैसे फाइंड आउट होता है। तो इस एसेट्स के अंदर क्या होता है, सारी की सारी करंट एसेट्स होती है, जस्ट एक को माइनस करना होता है, वो हमारा स्टॉक को माइनस कर देना होता है। मतलब क्या कीजिए, आप चाहिए तो इसका टोटल जो हमारे पास ऑलरेडी है
ठीक है, 3,30,000 उसमें से स्टॉक का अमाउंट माइनस कर दीजिए तो भी आपको मिल जाएगा, या फिर स्टॉक को हटा के बाकी को प्लस कर दीजिए तो भी आपको मिल जाएगा, जैसा आपको इजी लगे वैसा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड एसेट हो जाएगा। ऐसा हो तो मैं एक बार लिख के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे 3,30,000 टोटल में से अगर माइनस करना है तो माइनस क्या करें, स्टॉक करें। स्टॉक का कितना, 1,50,000। ऐसा ना करके आप डायरेक्ट टोटल ही लिख सकते हो, समझ रहे हो। लिक्विड लायबिलिटी के लिए बता दूं, देखिए जो फॉर्मूले में आपको समझाया वहाँ पे बैंक ऑर्डर ऑफ माइनस नहीं किया, क्योंकि वो बीकॉम लेवल का था, लेकिन हमारे एमकॉम में बैंक ऑर्डर ऑफ माइनस करने के लिए बोला गया है। तो जो लायबिलिटी दिया गया इसमें बैंक ऑर्डर ऑफ की अमाउंट 20,000 देखो यहाँ पर है, तो 20,000 क्या करना है, माइनस कर देना है। इस साल का 20,000 बैंक ऑर्डर ऑफ का क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे। टोटल कितना आ रहा था, 1,10,000 आ रहा था, तो 1,10,000 माइनस 20,000 किसका कर रहे हैं, बैंक ऑर्डर आपका कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो माइनस करके जो अमाउंट आ रही है वो भी मैं लिख देता हूँ, 1,80,000 और डिवाइड में हमारा आ रहा है 90,000। इसी तरह 2023 के लिए भी करेंगे, समझ गए होंगे, टोटल में से माइनस करते हुए बता रहा हूँ। तो यार 3,60,000 टोटल हमारा एसेट्स था, जिसमें से इस साल का जो है हमारा स्टॉक कितना है, 1,80,000 है, वो मैं माइनस कर रहा हूँ, तो हमारे बाकी बचा लिक्विड एसेट्स मिल जाएंगे। इसी तरह लायबिलिटी की बात करें, टोटल 1,80,000 आया था, ऊपर से लिख रहा हूँ, वरना आप डायरेक्ट बैलेंस शीट में टोटल कर सकते हो। बैंक ऑर्डर माइनस कर देंगे 40,000। ठीक है, तो अब माइनस करके जो आ रहा है वो लिख देते हैं, यहाँ पर आएगा 1,80,000, अपन में आएगा 1,40,000। आई भी आपको समझ में आया होगा। स्टॉक माइनस किया और बैंक ऑर्डर माइनस किया। दूसरा तरीका सिंपल सा है, बैंक ऑर्डर को हटा दीजिए, बाकी सबको प्लस कर दीजिए, तो भी हमारा एक ही बात है। यहाँ पे स्टॉक को हटा दीजिए, बाकी सबको प्लस कर दीजिए। रेडी, अब इसके अंदर हमारा जो आंसर आया रहा, आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे 2 आ रहा है एग्जैक्ट, यहाँ पे पॉइंट में 1.29 हमें मिल रहा है। इसके भी आंसर में बिल्कुल करंट की तरह ही हमें लिखना है, जैम 1 करके इसका आंसर आएगा। प्रीवियस वाला वीडियो जरूर देखिएगा, फॉर्मूले वाला, जिससे और बेटर से आप समझ पाओगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। थोड़ा बहुत मैं अगर स्पीड में समझा रहा हूँ तो अगेन देखिएगा, अगर कन्फ्यूजन है तो। बेसिक लेवल का समझ, इसलिए ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। लास्ट में मैं आपको इसका विश्लेषण समझाऊंगा, ठीक है, एनालिसिस कैसे देना है आपको। देखिए डेटर रेशियो मांगा गया अगला, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, डेटर प्लस बिल रिसीवेबल आती है हमेशा इसके साथ में, और क्या होता है, क्रेडिट सेल होता है इनटू में डेज, जो वर्किंग डेज है वो लिखे गए। देवादार गुणोत्तर का फॉर्मूला बहुत नॉर्मल है, देवादार के साथ हमेशा लेनी हुंडी आएगी, और अपन में उधार वेचान, तीनों का एक साथ में क्या होता है, रिलेशन ही होता है, इनटू में दिवसों। तीनों हमें दे के रखा है, कुछ फाइंड आउट करना नहीं है, बहुत बेसिक लेवल का सम्स है। ठीक है, तो देखिए देवादार डेप्टर हमें दिया गया, ठीक है, दोनों साल का दिख गया, नीचे उसकी लेनी हुंडी बिल रिसीवेबल हमें दे के रखा है। तो पहले लिख देते हैं, यहाँ पर समझिए 2020 का लिख रहे, बस 2 साल का सॉल्व करना, बस इतना मेहनत करना पड़ रहा है, बाकी सम्स में कुछ फाइंड आउट करना नहीं पड़ रहा है। उसी साल की बिल रिसीवेबल लिखिएगा, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पर 2023 का भी लिख देता हूँ। उसका जो हमारा देवादार था 60,000 था, साथ में उसकी लेनी हुंडी 24,000 थी। अब बात आ रही है क्रेडिट सेल, उधार वेचाण की। तो देखिए नीचे हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वधारा की माहिती में दे के रखा है। देखिए सेल्स वेचाण की इन्फॉर्मेशन दोनों साल की दी हुई है। पहले साल 7,30,000 था, दूसरे साल 4,38,000 था, ठीक है। और यही हमारा क्रेडिट बन जाए, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तो बताया नहीं क्या कि क्रेडिट कितना रेशियो है या परसेंट है, कुछ भी लिखा हो तो हम इसमें से क्रेडिट अलग निकाल देते, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं गया। तो टोटल सेल्स को ही हमको क्रेडिट उधार मान लेना है, टोटल कुल को ही हमको उधार मान लेना, जब कुछ ना लिखा गया हो। तो फर्स्ट ईयर के लिए बोला गया 7,30,000, दूसरा बोला गया 4,38,000। क्लियर हो चुका होगा। डेज की अगर बात करें तो डेज यहाँ पर कहीं पे बताया नहीं गया कि कितने डेज लेने। जब ना बताएगा तो आपको हमेशा, मैंने बताया था फॉर्मूले में 365 आपको डेज ले लेना। अगर ना बताया गया हो तो 365 लेना, वरना बताया गया तो आपको वही लेना जो मोस्ट ऑफ 360 होते हैं, ठीक है। हो चुका है, फॉर्मूले में सारी वैल्यू हमने राइट डाउन कर दिए, प्लस कीजिए, इनटू कीजिए, फिर डिवाइड कीजिए। तो नॉर्मली हमारा आंसर वैसे पॉइंट विदाउट आता है, लेकिन पॉइंट में आवे तो उसको राउंड फिगर आप कर सकते हो। यहाँ पर 73 आ रहा है, यहाँ पे एग्जैक्ट 70 आ रहा है। आगे क्या लिखेंगे, हम डेज लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आंसर क्या आएगा, डेज में आता है। इसके लिए इतने दिन में हमने क्या किया, पैसा कलेक्ट किया है, वसूल किया है। इसका मतलब ये होता है, इसी के बेस पर हमको इसका क्या देना है, विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, जो आपको एंड में मैं बताऊँगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 जो हमें मांगा गया था, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बहुत नॉर्मल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स है डिवाइड में एवरेज स्टॉक है। स्टॉक चलन दर, वेचन मानली पड़तर भाग्य सदैव स्टॉक। देखते दोनों में से कौन सी अमाउंट दी है, जो दिए पहले वो लिखिए, जो मिसिंग है वो फाइंड आउट करने हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड, वेचन मानली पड़तर नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हो, क्योंकि ये तो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में तो होता नहीं है।
प्रॉफिट लॉस दिया होता ना अकाउंट, तो उसमें ट्रेडिंग का साथ में व्यापार खाता बना के देता है। तो यहाँ पे देखिए नंबर सेकंड में कॉस्ट ऑफ गुड्स बताया गया है। गुजराती लोग समझ गए होंगे, बेचल माल नहीं पड़ता, दोनों साल का हमको देख के रखा हुआ, तो ये दो अमाउंट हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर 2022 का सॉल्व करते हैं, वहीं पे नीचे 2023 का हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड आ रहा है हमारा यहाँ पर फर्स्ट 4,38,000 दिया गया है और सेकंड का दिया गया 2,92,000 दिया गया। अब मेन टॉपिक यहाँ पे आपको दिख रहा है सरेराश स्टॉक, एवरेज स्टॉक कहाँ पर है। तो ये हमको डायरेक्ट मोस्ट ऑफ 98% दिया गया होता नहीं, हमको फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा तो यहाँ साइड में दिखा दूंगा तो भी चलेगा, ठीक है। फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, नॉर्मल आपको पता रहेगा इसलिए, ठीक है। सरेराश स्टॉक फॉर्मूला फिर भी लिख देता हूँ एक दो की, ओपनिंग स्टॉक होता है प्लस क्लोजिंग स्टॉक होता है डिवाइड में 2, शुरू स्टॉक प्लस आखिरी स्टॉक भाग्या बे। तो 2022 के लिए पहले फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए 2022 का ओपनिंग हमें ना नीचे देखे रखा है, क्यों? क्योंकि ये जो होता है ये क्लोजिंग होता है, एंडिंग मार्च ना, तो ये क्लोजिंग स्टॉक होता है। ये जो स्टॉक है ना क्लोजिंग स्टॉक है 2022 का। तो 2022 का ओपनिंग हमें नीचे बता दिया गया है। 2022 का ओपनिंग शुरुआत का स्टॉक कितना है 1,42,000, तो 1,42,000 प्लस उस साल का क्लोजिंग कहाँ से मिलेगा, बैलेंस शीट में मिलेगा 2022 का 1,50,000, ठीक है। डिवाइड में कितना आएगा 2, तो इसका जो निकल के आएगा एवरेज स्टॉक वो हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 1,46,000। तो यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देता हूँ, 2022 का मिल गया। इसी तरह सेम टू सेम हम 2023 का कैसे आएगा। ये रफ काम नहीं, फेयर काम आपको करके दिखाना है। तो देखिए अभी 2023 के लिए ये आखिर वाला स्टॉक है 1,80,000, लेकिन 2022 का जो एंडिंग है वो इसका ओपनिंग हो जाएगा, इसका जो क्लोजिंग है वो इसका ओपनिंग कहलाएगा, समझ गए। इसका आखिरी स्टॉक ये इस साल के लिए क्या बन जाएगा, 2023 के लिए हमारा शुरुआत का स्टॉक बन जाए। तो ये 1,50,000 शुरुआत का होगा, 1,80,000 आखिर का होगा, समझ गए। इसमें कोई ज़्यादा बेसिक ज़्यादा डिटेल समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि बीकॉम लेवल पर भी ये चैप्टर हमने सीखा होगा, इसलिए ज़्यादा डिटेल में बोल नहीं रहा, बेसिक आपको पता होगा इसके लिए। ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग और डिवाइड में हमारा 2, तो इसका जो एवरेज निकल के आएगा वो 1,65,000 निकल के आएगा, ठीक है। तो सेकेंड ईयर का मिल गया 2023 का 1,65,000। नॉर्मल सा क्या करना है आपको, डिवाइड ही करना है। डिवाइड करके यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है 1.77 आ रहा है। इसके आंसर में हमेशा क्या लिखना होता है, टाइम्स लिखना होता है। क्यों लिखना पड़ता है मैं आपको विश्लेषण समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा। टाइम्स आपको लिखना रहता है, टाइम्स मतलब क्या होता है, वक्त होता है। वैसे फर्स्ट वाली वीडियो में आपको डिटेल में समझाया कि ऐसा क्यों होता है। तो जो हमारा स्टॉक होता है ना, जो स्टॉक होता है वो कितनी बार में हम सेल कर पा रहे हैं ये बता रहा है। 3 टाइम में हमारा स्टॉक सेल हो जाता है या 1.77 टाइम में हमारा सेल होता है, जिससे हम विश्लेषण भी दे पाते हैं। इसलिए फर्स्ट वाला वीडियो देखे तो आपको पता ज़्यादा चलेगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते, अभी 2 और है, क्योंकि 14 मार्क का है तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 हमको पूछे जाते ही है, ठीक है। इसलिए फॉर्मूले सारे आने चाहिए, क्योंकि हर एक कैटेगरी आपको एक एक देखने को मिलेगा ही। अब आगे बढ़ते, अगला दिया ग्रोस प्रॉफिट काचा नफा नो गुणोत्तर। फॉर्मूला हमने राइट डाउन किया है, ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड में सेल्स इंटू में 100, काचो नफा बराबर काचो नफा भाग्या वेचाण गुणिया 100। अब ग्रोस प्रॉफिट सम्स में कहाँ पर है, तो देखिए कहीं पे भी नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास ऊपर प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग अकाउंट है नहीं। तो नीचे आप देखिए कैसे फाइंड आउट हो सकता है। तो देखिए एक तो सेल्स वेचाण दे रखा है और कॉस्ट ऑफ गुड्स वेचन माल पढ़ते दिख रहे हैं। तो ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया, सीधा सिंपल सा फॉर्मूला ग्रोस प्रॉफिट का, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स। जितना माल हमने बेचा उसमें से हमारे वेचन माल नहीं पड़ता, माइनस कर दो तो बीच का डिफरेंस हमारा नफो होता है, ठीक है। जो हमारा काचो नफो ग्रोस प्रॉफिट बनता है। फॉर्मूला याद होगा तो बहुत इजीली हो जाएगा, बाकी बेसिक समझने वाली बात भी है। तो 2022 2023 एक बार फॉर्मूला लिख देना है, बाकी कैलकुलेशन दोनों के लिए हम साथ में करेंगे। सेल्स हमें दोनों का देके रखा हुआ है, देखिए फर्स्ट ईयर का है और ये सेकेंड ईयर का है। तो फर्स्ट ईयर का 7,30,000 है, वहीं पे सेकेंड ईयर का 4,38,000 है। माइनस क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कि एक्चुअली हमको कितने में पड़ा था, हमने कितने में बेचा, तो बीच का डिफरेंस प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद देखिए जैसे मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स हमको नीचे देखा रहेगा, नेक्स्ट पैराग्राफ में 2022 का या 2023 का 4,38,000 और यहाँ पर 2,92,000। तो माइनस करके हमको ग्रोस प्रॉफिट काचो नफो मिल जाएगा, जो कितना निकल के आएगा 2,92,000 निकल के आएगा, यहाँ पर 1,46,000 निकल के आएगा। बस ये निकालना था, हो गया काम हमारा। जो फाइंड आउट करना है पहले फाइंड आउट करना कर दीजिएगा। तो ग्रोस प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है 2022 के लिए 2,92,000, ठीक है। यहाँ साइड में लिख देता, 2023 का भी सॉल्व कर दे तो यहाँ 1,46,000 आएगा। डिवाइड में क्या, सेल्स, तो सेल्स तो हमारे पास है ही, ठीक है। हमको एडजस्टमेंट दिया, यहाँ से लिख रहा हूँ, बाकी सम्स में से आप देख सकते हो 7,30,000 है, यहाँ पर 4,38,000 है, इंटू में क्या यहाँ पर 100 है, इंटू में
100, तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पे एग्जैक्ट 40%, क्योंकि 100 इसलिए आंसर में क्या आएगा, परसेंट आएगा। यहाँ पर जो आंसर आएगा पॉइंट में आएगा 33.33 ही मिल रहा है, ये हमारा आंसर। इसके बेस पर कैसे हम लोग एनालिसिस देंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। आई होप आपको क्लियर होगा, नॉर्मल लेवल का सिर्फ जीपी हमको फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को इस टाइप के वाले जो पूछते हैं वहाँ कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्या प्लस करना क्या ऐड होगा वो ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। हमको बोला गया रेट ऑफ रिटर्न पर किसका, इक्विटी शेयर होल्डर का बोला गया, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ठीक है। आपको शेयर होल्डर फंड बोला तो एक अलग बात होती है, इक्विटी वाला बोला तो एक अलग बात होती है, ठीक है। जो सारे फॉर्मूले में आपको समझाया है, इसलिए फर्स्ट वो वाला वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट का पहले देखिएगा, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर। तो उसका फॉर्मूला राइट डाउन किया हुआ है। नेट प्रॉफिट होता है ये आफ्टर वाला, आफ्टर मतलब इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करने के बाद का ही है, जिसमें आगे जाके प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करना पड़ता है, तब जाके वो प्रॉफिट जो रहता है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए होता है। इनटू में 100 डिवाइड में इक्विटी शेयर होल्डर का फंड आएगा, ठीक है। चोको नफो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड में इक्विटी शेयर होल्डर भंडोल गुणिया 100। ये चोखो नफो क्या है, करवेरा न ब्याज ना पछीनो, ठीक है। तो पहले इसका टॉपिक समझ लेते हैं। तो देखिएगा 2022 का सॉल्व कर रहे, और यहीं पर नीचे में 2023 का भी बता देता हूँ। तो देखिए नेट प्रॉफिट हमको दे के रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट ऊपर नहीं है तो नीचे इन्फॉर्मेशन में होगा हमारे पास। थर्ड नंबर का जो दिया गया नेट प्रॉफिट चोखो नफो का ही बताया गया, जस्ट बिफोर लिखा गया, पर बिफोर किसके, डिविडेंड के, प्रेफरेंस डिविडेंड के पहले का, इसका मतलब टैक्स माइनस करने के बाद का है। सिर्फ डिविडेंड माइनस करना बाकी, जो दोनों साल का डिविडेंड हमको दे के रखा हुआ है, ठीक है। ये हमको डिविडेंड माइनस करने के जस्ट पहले का, खाली हमको डिविडेंड ही माइनस करना है। तो ये जो है हम लोग नेट प्रॉफिट मानेंगे, ठीक है, डिविडेंड माइनस करने के पहले का। फर्स्ट ईयर का जो बताया गया वो था 70,000 था, यहाँ पर 2023 का बताया 95,000। इसमें क्या माइनस करना रहेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, क्योंकि ये बिफोर का है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे माइनस करते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे पास होगी, उसके अंदर जितना परसेंट दिया उतना डिविडेंड होता है। 10% बोला गया, 1 लाख का 10% 2020 के लिए 10,000 होगा। दूसरे साल के लिए भी 1 लाख ही है, तो 1 लाख का 10% 10,000 होगा। दोनों के लिए इक्वल आ रहा है, क्योंकि उसकी मूडी उतनी है, शेयर कैपिटल सेम है इसके लिए, बाकी अलग अलग हो सकता है। डिविडेंड मालूम पड़ गया। अब ये फंड, इक्विटी शेयर फंड में क्या क्या आएगा तो समझिएगा, लिख के बताना चाहूँगा, बाकी लिख के ही आपको करना रहता है। तो इक्विटी शेयर फंड में क्या क्या आता है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाया। बार बार फर्स्ट वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ कि वो आपको आता रहेगा तो आपको बहुत सारा टाइम बचेगा, और यहाँ पर मुझे समझाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले प्लस और इक्विटी लिखा है तो आपको प्लस करना पड़ता है इक्विटी शेयर कैपिटल, नाम से पता चल गया होगा। इसमें शेयर कैपिटल इक्विटी वाला ही आएगा, प्रेफरेंस वाला आएगा नहीं, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर है इसके लिए। प्लस रिजर्व तो होता ही है, रिजर्व मतलब क्या होता है, अनामत प्लस होगा, गुजराती समझ रहे होंगे, और माइनस होता है 50 डेज। अब सम्स में जो दिया उसके अनुसार लिखते जाते हैं हम लोग। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया 2 लाख और 3 लाख, दोनों का साथ में लिख रहे, ठीक है। पहले के लिए 2 लाख, फिर उसके लिए दूसरे साल के लिए था यहाँ पर 3 लाख, प्लस रिजर्व में कुछ भी हो सकता है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो रिजर्व कैटेगरी में जनरल रिजर्व भी दिया, प्रॉफिट लॉस भी दिया। तो फर्स्ट ईयर का दोनों अमाउंट दिया तो दोनों प्लस कर रहे। ये हमारा समझिएगा जनरल रिजर्व है, और दूसरा हमारा प्रॉफिट लॉस, नफ़ा नुकसान खाते हुए, ठीक है। और बाजू वाले साल के लिए हमारे पास जनरल रिजर्व 60,000 है, ठीक है, बट प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट नहीं दिया गया है, ठीक है। बट एक ध्यान देने वाली बात है, और कुछ प्लस होता है इसमें नहीं है, ठीक है। ये दो चीज़ें प्लस होता है, एक इक्विटी प्लस रिजर्व। माइनस होता है 50 डेज होता है, जो 50 डेज होता है जैसे प्रीमियरली एक्सपेंस, प्राथमिक खर्चा, डिबेंचर वटा ऐसा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए प्रॉफिट लॉस कॉलम हमको देख कर रखा नफा नुकसान, इसका मतलब क्या है, खोट है, नुकसान है, तो नुकसान ये माइनस करना होता है। ये प्रॉफिट इसलिए प्लस होगा प्रॉफिट लॉस का, ये प्रॉफिट लॉस हमारा लॉस हुआ इसलिए माइनस होगा, बट 2023 में बताया गया। तो 2023 का जो 20,000 नफा नुकसान के नाम से दिया गया प्रॉफिट लॉस के नाम से, ये यहाँ पर माइनस कैटेगरी में आएगा। चाहिए तो ऊपर आप लिख सकते थे, बाकी यहाँ मैं लिख देता हूँ, समझाने के लिए माइनस ब्रैकेट में लिखा, समझ गया माइनस क्यों किया। 50 डेज ऐसे दी गई नहीं है, अवास्तविक मिलकर हमको दिया गया नहीं है, इसको मिलाकर हमारा शेयर होल्डर फंड बन जाएगा इक्विटी वाला। तो यहाँ पर एग्जैक्ट राउंड फिगर में हमारा 3 लाख आ रहा है, ठीक है। यहाँ 20,000 क्या करना है हमको माइनस करना है, तो कितना आएगा 3,40,000 हमारा आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्या प्लस किया क्या माइनस किया और क्यों किया, ठीक है। तो यहाँ राइट डाउन कर देते हैं। यहाँ पर एग्जैक्ट हमको मिला है 3 लाख, यहाँ पे मिला 3,40,000, इंटू में हमारा यहाँ पर 100 है ही। तो अब देखिए माइनस कीजिए, इंटू में 100 कीजिए और फिर डिवाइड कीजिए, तो इसका आंसर आएगा एग्जैक्ट 20% है में लिखेंगे क्योंकि 100 है इसलिए। यहाँ पे एग्जैक्ट 25 आंसर आएगा परसेंट में। इस तरह से हमारा सॉल्व हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। कोई प्रॉब्लम लगती है तो एक बार दोबारा जरूर देखिएगा। इसके अलावा इस चैप्टर में कोई समझ चाहते हो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अब मैं फाइनल जो कंपैरेटिव एनालिसिस कैसे देना है, तो एनालिसिस देने के
तरीके मैं आपको शॉर्टकट में समझा दूँ, लिख नहीं रहा बट आपको बोल के समझा दूंगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, दो कंपनी का आपको कंपैरेटिव एनालिसिस बताना रहता है, कई बार एक ही कंपनी के 2 साल के डेटा को बताना रहता है, कुछ भी हो सकता है, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला क्यों लगाया जाता है, बस उसका एनालिसिस हो जाएगा। तो करंट रेशियो में देखिए 2022 में हमारा 3 जेम था, 3 पे फोकस कीजिए, यहाँ पर 2 जेम था। वैसे आइडल क्या 2 जेम 1 होता है, मतलब दुगना हमारे पास एसेट्स होनी चाहिए जिससे हम लायबिलिटी पे कर सके, ये समझिएगा ध्यान से। तो लायबिलिटी पे, तो देखिए दोनों साल हमारी स्थिति अच्छी थी, इस कंपनी की स्थिति जो बोलती है सिचुएशन जो थी वो एकदम सेटिस्फाई थी कि वो पे कर सकता है, ऐसी थी। लेकिन पिछले साल से थोड़ा 2023 में स्थिति उसकी सिचुएशन की थोड़ी डाउन हो गई थी, ठीक है, डिक्रीज हो गई थी, ऐसा बोल सकते हैं। तो मैं अपनी नॉर्मल भाषा में बोल रहा हूँ, बाकी आप समझिएगा अकाउंटिंग के अंदर, तो जस्ट बता सकते हो। वैसा लिखना है कि दोनों टाइम जो था 2022-23 में उसकी जो कंपनी की जो स्थिति है वो सारी थी, ठीक है, नॉर्मली एक अच्छी थी, बट थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, आपको बता देना है। उसी तरह लिक्विड रेशियो में आइडल होता है 1:1, मतलब जितना हमको लायबिलिटी पे करना उतनी एसेट्स है तो भी उसको अच्छी कंडीशन बोला जाता है। तो दोनों साल अच्छी कंडीशन थी, बट पिछले साल से इस साल क्या होगा, थोड़ा घट गया है, घटाड़ो हुआ है, रिड्यूस हुआ है, बस इतना आपको इंडिकेट कर देना, 1-2 लिटी आपको लिख देना रहेगा, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके डेटर के अंदर, डेटर में क्या होता है, कलेक्शन पीरियड होता है कि कितने समय में हमारा कलेक्शन आ रहा है। वैसे हमको पता नहीं होता कि कितना क्रेडिट टाइम दिया है इस कंपनी ने, कितना क्रेडिट टाइम दिया हुआ है इस देवादार डेप्टर को, उनको पता नहीं होता, बट फिर भी अंदाजित बोल देते हैं यहाँ 73 डेज लगते हैं, यहाँ 70, मतलब पिछले साल से इस साल जल्दी कलेक्शन हो रहा है, इतना आपको बता देना है। उसका स्टॉक टर्नओवर में क्या होता है कि कितनी बार में हम अपना स्टॉक सेल कर पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 3 बार सेल कर पा रहे हैं, यहाँ 1.7, ये कम है। तो पिछले साल ज़्यादा अच्छा था, इस साल थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, हमको सेल करने में स्टॉक थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है, ये आपको इंडिकेट कर देना। आई होप समझ पा रहे हैं जो मैं सिंपल सी भाषा में आपको बोल रहा हूँ, इतना ही लिखना होता है, 1-2 लाइन लिख दोगे वो इनफ होता है। ग्रोस प्रॉफिट में क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग का मेन प्रॉफिट बताता है, ठीक है, जो हमारे वेचाण कीमत जो होती है सेल्स प्राइस, उसका हमको मेन यहाँ बताया जाता है कि हम ज़्यादा में बेच रहे कि कम में बेच रहे, ठीक है। यहाँ 40% कमा रहे थे या 33.33 कमा रहे, तो थोड़ा रिड्यूस हुआ है, ऐसा बता सकते हो। जो काचर नफो जो हम कमा रहे हैं ग्रोस प्रॉफिट, बाकी थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, घटाड़ा हुआ है, आपको बता देना है। यहाँ समझिएगा इक्विटी शेयर होल्डर के व्यू पॉइंट से ये देखा जाता है, तो पहले 20% कंपनी कमा रही थी तो उनके लिए अच्छा ही था वैसे, पर 25 बढ़ गया, तो आपको सिर्फ लिख लेना है कि इक्विटी शेयर होल्डर के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो कंपनी स्थिति जो है प्रॉफिट कमाने की और बेटर हो गई है, प्रोग्रेसिव हो गई है, ठीक है, इतना आपको इंडिकेट करना बढ़ गया। आइए भी आपको जो मैं कंपैरेटिव एनालिसिस बताया समझ में आया, 1-2 लिटी आपको लिख देनी है। इस तरह से हमारा ये यहाँ पर सम्स हुआ कंप्लीट। कोई क्वेरी है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, बाकी फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ से हमने फर्स्ट स्टार्ट किया प्रैक्टिकल सम्स को, वो फॉर्मेट का अलग रखा है, वो अलग जरूर देखिएगा। और बोलना चाहूँगा विज स्टूडेंट एप्लीकेशन आ चुकी है, डाउनलोड कीजिएगा। आपके सेमेस्टर का वहाँ कोर्स अवेलेबल है, कोर्स में आप जरूर ज्वाइन होगा, जिससे आपकी तैयारी कम से कम टाइम में बहुत अच्छी होगी और ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर पाओगे। इसलिए वहाँ पर 1 मंथ के लिए भी कोर्स में जरूर ज्वाइन होगा। अगर लास्ट मंथ भी चल रहा है एग्जाम का तो भी आप उसमें ज्वाइन होगा, आपको बेनिफिट होगा ही, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट रहती है आपके टाइम टेबल, एग्ज़ाम या सिलेबस, वो सबसे पहले वहाँ पे अपडेट किया जाता है, इसलिए वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।